हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे और एक नए महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर से हम परिचर्चा करने के लिए तैयार हैं। और आज का हमारा मुद्दा है कि भारत वृद्ध कार्यबल वाला एक युवा देश। ध्यान रखिएगा, ये मुद्दा क्यों चर्चा में आया। हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत को एक युवा राष्ट्र होने का विशेष उल्लेख किया, जो कि गलत भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, भारत एक युवा राष्ट्र है और भारत के युवाओं के सामने मौजूदा अवसरों पर प्रकाश डाला। ये बात अपने आप में ठीक है, लेकिन हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी संख्या में युवा होने के बावजूद जो हमारा कार्य बल है, यानी जो कार्य करने वाले लोगों का जो बल है, वो वृद्ध होता जा रहा है। हम डेटा के माध्यम से इसको पुष्ट करने का काम करेंगे। ये टॉपिक आप लोगों के जो सेकंड पेपर है, एस्से है, उन सब में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखें कि भारत एक युवा देश, यानी जैसे जैसे दुनिया भर के देशों में बढ़ती उम्र की संरचना देखी जा रही है, चाहे जापान हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, वहां पे लोगों की बढ़ती उम्र देखी जा रही है, वहीं भारत अपनी युवा आयु संरचना की ओर बढ़ रहा है। और इस तथ्य के कारण कि भारत में 30 वर्ष से कम आयु से जो जनसंख्या है उसकी अधिक आबादी है, यहां तक ठीक है। लेकिन भारत का जो कार्यबल है, काम करने वाले लोगों की संख्या है, वो वृद्ध हो चुकी है। यदि हम आधुनिक एक आर्थिक आउटलुक डेटा से प्राप्त विश्लेषण की बात करें तो इस विश्लेषण से पता चलता है कि भारत सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश हो सकता है भारत युवा आबादी वाला देश, लेकिन इसका कार्यबल तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है। यदि हम डेटा की बात करें, सबसे पहले हम वृद्ध कार्यबल का मतलब समझ लेते हैं। वृद्ध कार्यबल का मतलब होता है कि अगर कोई भारत में सभी नियोजित लोगों को देखता है, मतलब टोटल नियोजित का मतलब है जो लोग काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, यदि सभी नियोजित लोगों को देखता है तो युवा लोगों की हिस्सेदारी कम होती जा रही है। नियोजित लोगों में, यानी काम करने वाले लोगों में जो युवा वर्ग है उसकी हिस्सेदारी कम होती जा रही है, जबकि 60 वर्ष के करीब जो वर्ष है, जिनकी उम्र संरचना है, उनकी कार्यबल में हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। यह चिंता का विषय है। यहां पे एक डेटा दिया गया है। सबसे पहले हम 30 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या की बात करें, यानी ऐसे लोग जो 30 वर्ष से कम हैं और काम करते हैं, बेसिकली नियोजित है कहीं कहीं, तो यदि हम इनका डेटा देखें तो 2016-17 में ऐसे लोगों की संख्या 25% थी जो 30 वर्ष से, मतलब टोटल कार्यबल मान लो 100 है, तो इस टोटल 100 कार्यबल में से 25 लोग थे जो कि 30 की आयु से कम थे। लेकिन हम यदि हाल ही का डेटा देखें, पिछले वर्ष का डेटा देखें, तो ये संख्या मात्र 17% रह गई है, यानी युवा लोगों की कार्यबल में हिस्सेदारी घटी है। यदि हम दूसरे आयु समूह की बात करें, जिसमें हम 30 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के आयु समूह को लें, तो इस अवधि में इनकी हिस्सेदारी भी घटी है। यानी पहले इनकी हिस्सेदारी जो 30 से 45 वर्ष तक की आयु के जो कार्यबल था, इनकी हिस्सेदारी 38% थी, जो कि अब घट के 33% के आसपास हो गई है। अब हम बात करते हैं सबसे अधिक आयु वर्ग, यानी 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों की कार्यबल में कितनी हिस्सेदारी है। तो ध्यान रखिएगा, पहले यह हिस्सेदारी 37% थी और वर्तमान में यह हिस्सेदारी 49% हो गई है। लगभग 50% कार्यबल में हिस्सेदारी 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की है। तो ये एक चिंता का विषय है। यानी यदि हम इस डेटा को देखें तो भले ही भारत में तेजी से बढ़ती युवा आबादी है, लेकिन यह अपने आप में युवाओं के लिए अधिक नौकरियों की गारंटी नहीं देता है। युवा तो हैं, लेकिन युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, युवा कार्यबल में शामिल नहीं है। यानी केवल युवा होने से ही हम बेसिकली सकारात्मकता की ओर नहीं बढ़ेंगे, बल्कि हमें युवाओं को समायोजित भी करना पड़ेगा शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या हम रोजगार इत्यादि में। साथ ही भारत का युवा कार्यबल नौकरी बाजार में अपनी छाप छोड़ने में असफल होता दिख रहा है और ये एक गंभीर चिंता का विषय है। पिछले 7 सालों में कार्यबल इतना बूढ़ा हो गया है कि 45 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र का जो कार्यबल 1/3 हुआ करता था, यानी 33% के आसपास जिसकी भागीदारी हुआ करती थी, 37% के आसपास, अब उनकी भागीदारी लगभग 49, ये मैं दूसरे हाथ से लिख रही हूँ, राइटिंग पे मत जाना, लगभग 49% के आसपास हो गई है।
तो ये अपने आप में एक चिंतन का विषय है। और भले ही इस संभावना पे विचार किया जा सकता है कि भाई अभी युवा पढ़ रहा है, आप लोग कल को आईएएस बन ही जाओगे, अभी युवा पढ़ रहा है ना, अभी युवा अपनी बेसिकली क्षमता या हम ये कहें कि गुणवत्ता को बढ़ा रहा है, लेकिन ये प्रवृत्ति इतनी गंभीर है कि नीति निर्माताओं की नजर इस पे पड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था एक मुद्दा। अब हम साथ ही इस मुद्दे के जिक्र करेंगे कि भारत में रोजगार की क्या क्या चुनौतियां हैं। नौकरी के अवसर, सबसे पहले यदि चुनौतियों की बात करें तो नौकरी के अवसर और योग्यता की बेमेलता को यदि हम देखें कि भाई बेमेलता हमें दिखती है। भारत में श्रम अधिशेष होने के बावजूद कौशल की कमी, ये सबसे बड़ी कमी है। श्रम तो है, आपको दुनिया भर के श्रमिक मिल जाएंगे, लेकिन कौशल नहीं है। तो हम ऐसे श्रम का क्या करेंगे जिनके पास कौशल ना हो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है। ड्राइवरों की कमी के कारण ट्रक खड़े हैं। इस्पात उद्योग को अधिक धातु कर्मियों की आवश्यकता है, यानी हमें इन क्षेत्रों में कौशल चाहिए। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नर्सों की, तकनीशियनों की कमी है। इसके साथ ही निर्माण क्षेत्र को सिविल इंजीनियर्स, हाईटेक वेल्डर, ईंट बनाने वाले इत्यादि की आवश्यकता है। यानी बड़े स्तर पे श्रम और कौशल के बीच में विभाजन है। श्रम है, लेकिन वो जो श्रम है वो कौशल से परिपूर्ण नहीं है। तो ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है रोजगार के सामने, यानी नौकरियों के अवसर प्लस योग्यता के बीच में जो अंतर है, उस अंतर के कारण बहुत सारे लोग बेहतर रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते, है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरी चुनौती है सेक्टर विशिष्ट बेमेल होना, यानी भारत की आर्थिक वृद्धि जो हो रही है, जो दिख रही है, वो मुख्य तौर पे सेवाओं के कारण हुई है। और इस सेवाओं में ऊपरी छोर पर कौशल का एक छोटा सा पूल है। केवल इस पूल से तो काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो बड़े स्तर पे हमें एक अंतर देखने को मिलेगा, जिसे जन शिक्षा में स्पष्ट विफलता दी गई है। यानी ये जो कौशल है ये थोड़े लोगों में है, बड़े स्तर पे इस कौशल का अभाव पाया जाता है। जबकि हमारे श्रम प्रचुरता के बावजूद, श्रम भरा पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद विनिर्माण क्षेत्र जो दुनिया भर के, जो बड़े स्तर पे रोजगार प्रदान कर सकता है, बड़े स्तर पे अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकता है। आप चाइना का एग्जाम्पल देख लो, चाइना विनिर्माण क्षेत्र में बेहतर किया तो आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक में शुमार हो गया, है ना। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि श्रम के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र यदि हमारे यहाँ कमजोर है तो उसके पीछे का एक बड़ा आधार है कौशल, ध्यान रखिएगा। तीसरा है कम नौकरियां। भाई नौकरियां ही कम आ रही हैं। महामारी के बाद नौकरी खोजने वालों में नौकरी पाने बेसिकली असमर्थता है। खोजने वाले ज्यादा हैं, पाने वाले कम हैं। साथ ही युवा और अधिक शिक्षित लोगों में बेरोजगारी, जो युवा हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनमें बेरोजगारी दर अधिक है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है, यानी नौकरियों के अवसर ही कम है। साथ ही महिलाओं की कम भागीदारी देख लो। महिलाओं की कम भागीदारी के पीछे बहुत सारे सामाजिक फैक्टर काम करते हैं, जिसमें कानून और व्यवस्था का मुद्दा है। भाई लोग अपनी बेटियों को या अपनी जो घर की महिलाएं हैं उनको बाहर ही नहीं जाने देते, क्योंकि उनके प्रति जो अत्याचार है या फिर जो हम कह सकते हैं अपराध इत्यादि की घटनाएं ज्यादा हैं। तो कानून व्यवस्था का मुद्दा है। कुशल सार्वजनिक परिवहन का मुद्दा है ना, डोर टू डोर हम कह सकते हैं कि परिवहन का अभाव है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक बड़ा मुद्दा है। सामाजिक मानदंड है कि महिलाएं घर की चार दीवारी में काम करें तो ही ठीक है। इस तरीके के सामाजिक मानदंडों के चलते महिलाओं के लिए काम खोजने के अनुकूल ही नहीं माना जाता। तो हमारी 50% आबादी में से बहुत कम लोग ही, यानी महिलाओं की मैं विशेष तौर पे बात कर रही हूँ, रोजगार के उनको अवसर मिल पाते हैं। तो ये आबादी तो घर में ही बैठी है ना। और इस तरीके से जो महिलाओं को घर की देखरेख में ही संबद्ध कर दिया जाता है, और इस तरीके की जो धारणाएं हैं या जो अव्यवस्थाएं हैं उसके चलते इन्हें पर्याप्त नौकरी के अवसर नहीं मिल पाते। और जो हमारा एक बड़ा वर्कफोर्स है वो घर में ही रह के अपना काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही अधिक अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियां, यानी नौकरियां तो हैं लेकिन औपचारिक क्षेत्र में नौकरियां नहीं हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में यानी हम देखते हैं कि जो प्राइवेट नौकरियां हैं वो ज्यादा है। सुरक्षा जाल की कमी है इन प्राइवेट क्षेत्र में, तो औपचारिक नौकरियों की संख्या कम हो गई है। इसके साथ अगला रोजगार की चुनौतियां हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संभावित नौकरी हानि, जैसे आप देखोगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, डेटा एनालिसिस्ट आ गए। तो विशेषज्ञों के अनुसार अगले 5 वर्षों में 8000 से अधिक मानव नौकरियां ले लेगा ये क्षेत्र। 8000 से ज्यादा नौकरियां ये क्षेत्र ले लेगा भारत में।
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कुछ बैंक ऑफिस कार्यों और मानव संसाधनों की जगह ले सकता है। मतलब एक तो कहते हैं ना करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो रोजगार ही नहीं है, कौशल ही नहीं है, औपचारिक रोजगारों का अभाव है। वैसे में इस तरीके की तकनीकों से रोजगार के ऊपर और ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ठीक है, तो ये हमने चुनौतियां देख ली। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या सरकारी पहल की गई हैं कौशल को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना को देख सकते हैं। ये जो राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना है, इसमें नौकरी मिलान, कैरियर से संबंधित परामर्श, व्यवसायिक जो मार्गदर्शन है, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी कि कहाँ कहाँ जाके आप कौशल विकास प्राप्त कर सकते हो, इंटर्नशिप जैसे विभिन्न प्रकार की कैरियर संबंधी जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जा रही हैं राष्ट्रीय रोजगार सेवा, ताकि राष्ट्रीय रोजगार सेवा के परिवर्तन के लिए बेसिकली ये विशेष तौर पे जो परियोजना है, ठीक है, राष्ट्रीय कैरियर सेवा संबंधी परियोजनाएं हैं। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास है, ये बेसिकली राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है ये योजना। और जो ग्रामीण गरीब परिवार हैं उनकी आय में कैसे हम विविधता ला सकें, कैसे हम जो ग्रामीण लोगों की कैरियर जो आकांक्षाएं हैं उनका पूरा कर सकें, ग्रामीण में ही क्या क्या रोजगार के साधन हो सकते हैं उनको ट्रेंड करने का काम बेसिकली इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यानी ये योजना भी रोजगार को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, ताकि वो अपने व्यवसायों को शुरू कर सके, उनको विविधीकृत बना सकें। और हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए पूंजी ऋण भी प्रदान की जाती है पीएम स्वनिधि के माध्यम से, ठीक है। इसके साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जाती है और इसका उद्देश्य भी है कौशल को बेसिकली लोगों में समाहित करने का प्रयास करना, ठीक है। ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है। तो जो ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिसके तहत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रदान करने के लिए, मतलब उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, कौशल बनाने के लिए प्रत्येक जिले में बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है इस योजना के तहत, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि चुनौतियां हैं, सरकार प्रयास भी कर रही है अलग अलग, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। यदि इन योजनाओं को डिटेल में पढ़ना है तो आप अलग अलग स्टडी आईक्यू पे भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक बार देख लेना चाहिए कि रोजगार से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं, ताकि मेंस में सीधा क्वेश्चन आए तो आप 3-4 योजना का भी जिक्र कर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ हाँ ये आंसर की डिमांड को समझ गया है, ठीक है। इसके साथ ही यदि हम सुझाव बात करें तो उत्पादकता और अर्थव्यवस्था को हमें अटैच करना पड़ेगा। जो युवा है उनको कौशल युक्त बनाना पड़ेगा, ज्ञान अर्थव्यवस्था से उनको जोड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना कि केवल जनसांख्यिकी से काम नहीं चलेगा, बल्कि जनसांख्यिकी लाभांश की तरफ हम तब जा पाएंगे जब हम युवाओं को कौशल बनाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, ज्ञान अर्थव्यवस्था से उनको जोड़ें, तब जाके ये जो युवा वर्ग की आबादी है ये हमारे लिए सकारात्मक परिणाम ला सकती है। अदरवाइज इसके परिणाम नकारात्मक भी हो सकते हैं यदि ये युवा आबादी बेकार बैठी रही तो, ठीक है। किसी भी प्रति व्यक्ति आय के लिए लोगों की उत्पादकता बढ़ानी होगी। नौकरियां बढ़ाने के लिए नीतियों की जरूरत है, ताकि युवा आबादी प्लस महिलाएं इन दोनों की श्रम भागीदारी बढ़ाई जा सके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं जब तक इन प्रवृत्तियों को उल्टा नहीं जाता है, चाहे महिलाओं के लिए हो या कौशल से संबंधित मुद्दे हो, तब तक भारत को उम्र दराज कार्यबल के साथ एक युवा देश होने की अपेक्षाकृत प्रतिकूल घटना का सामना करना पड़ता रह सकता है। तो युवा आबादी और युवा कार्यबल हो, उसके लिए शिक्षा, गुणवत्ता, कौशल, रोजगार के बेहतर अवसर और रोजगार के अवसरों में विविधता, साथ ही महिला श्रमिकों की भागीदारी, इन सब मुद्दों पे हमें काम करना पड़ेगा। तब जाके हम युवा देश और युवा कार्यबल का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज युवा देश होने के साथ साथ वृद्ध कार्यबल का जो तमगा है उसे हमें जारी रखना पड़ सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बेसिकली ये बताया कि वृद्ध कार्यबल, मैं बाद में रिवाइज कराऊंगी, उससे पहले ये बता दूं कि 31 अगस्त लास्ट डेट है स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी
का जो हमारा P2I बैच है उसमें एडमिशन लेने की, यानी पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल की तैयारी कराई जा रही है इन बैचेस के माध्यम से। 31 अगस्त तक ही आप एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि एडमिशन लेना है स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ मात्र 29,999 में एक कंप्लीट बैच मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी है। यदि 13 से 14 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट सीरीज और एक अनुशासित तरीके से पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हो, तो निश्चित तौर पे आप इस बैच से जुड़े। एडमिशन लेने के लिए कोड यूज कर लेना LD Live, ठीक है। इसके साथ ही PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे। इस पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, PDF सब कुछ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हो। तो दोस्तों इसमें हमने बेसिकली देखा कि युवा आबादी है देश में, वृद्ध कार्यबल का मतलब क्या होता है, डेटा से उसको पुष्ट करने का प्रयास किया, और ये एक गंभीर चिंता है। रोजगार की क्या क्या चुनौतियां हैं और सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं रोजगार, गुणवत्ता, कौशल इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए, और फाइनल एक कंक्लूजन हमने देखा। तो इस तरीके से मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा ये टॉपिक। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसी तरीके के अलग मुद्दे के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बिंदास रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।